जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार लोकल अवसर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th क्लास के लिए फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ। तो आज कल जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने क्या किया था कि दृष्टि दोषों के बारे में पढ़ लिया था। और मैंने बताया था कि मुख्यतः दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष, एक जरा दृष्टि दोष और एक अबिंदुकता। देखो, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और दूर दृष्टि दोष में बताया था कि दूर दृष्टि दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। फिर था जरा दृष्टि दोष। देखो, जरा दृष्टि दोष में क्या था कि जो जरा दृष्टि दोष था वह वृद्ध लोगों के ज्यादातर होता है, जिसमें ना तो उसे दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और ना ही पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। फिर था अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या था कि मनुष्य क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनों को नहीं पढ़ पाता था। और एक था वर्णांतता, जिसमें मनुष्य क्या करता था कि वह रंगों को नहीं पहचान पाता था। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया और मेरी उम्मीद है कि सभी बच्चे रिवीजन करके, जो मेरे छोटे बहन भाई पढ़ रहे हैं वह रिवीजन करके ही आए होंगे। तो देखो, आज हम पढ़ते हैं उससे आगे। तो हेडिंग बनाएंगे सभी, नेत्र की समंजन क्षमता। अब नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। किसी वस्तु को देखने के लिए उसकी आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को कम या अधिक करना ही नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। किसी वस्तु को देखने के लिए उस जो क्या है कि किसी वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार कम करना या अधिक करना ही क्या कहलाती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो सभी हेडिंग बनाएंगे, नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता। देखेंगे किसी दूर या पास की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी का आवश्यकता अनुसार कम या अधिक करना या होना अधिक होना नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। एक बार मैं देख लूं बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि नहीं सही। देखो, समंजन क्षमता क्या है, किसी दूर या पास की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी को कम या अधिक करना ही नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो सभी बच्चे जल्दी से नोट करेंगे जब तक मैं इनका डाल देता हूं। तो सभी ने नोट कर लिया होगा। देखो, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिज्म। देखो, प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म होता है किन्हीं दो समतल पृष्ठों से घिरा एक समांगी माध्यम, जिसके दोनों पृष्ठों से क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी कि प्रकाश का जो दोनों पृष्ठों से अपवर्तन होगा वही कहलाएगा प्रिज्म। तो प्रिज्म के बारे में लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे प्रिज्म। प्रिज्म मैंने वही बताया था कि ऐसा दो समतल पृष्ठों से घिरा एक ऐसा समांगी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होगा वही प्रिज्म कहलाएगा। तो लिखेंगे किन्हीं दो समतल पृष्ठों से घिरा
किन्हीं दो समतल पृष्ठों से घिरा एक समांगी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसे प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म किसे कहते हैं? ऐसा दो समतल पृष्ठों से घिरा एक ऐसा माध्यम जिसके दोनों पृष्ठों से क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन, इसे ही कहा जाएगा प्रिज्म। तो जल्दी से नोट करेंगे। मुझे उम्मीद है सबने नोट कर लिया होगा। यहां से आगे पढ़ेंगे अब हम प्रकाश का प्रकीर्णन। जो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में क्या होता है? धूल मिट्टी के छोटे छोटे कण उड़ रहे होते हैं, वह प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेंगे और फिर तुरंत उसका उत्सर्जन कर देंगे, यानी कि उसे द्वारा से छोड़ देंगे। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो देखो, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहा जाता है? वायुमंडल से होकर जाने, जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो धूल मिट्टी के कण उसके कुछ भाग को अवशोषित कर लेते हैं तथा तुरंत उत्सर्जन कर देते हैं। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो धूल मिट्टी के कण प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेते हैं तथा तुरंत उसका उत्सर्जन कर देते हैं। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो लिखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, हेडिंग बनाएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखो क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन? जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कण प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेते हैं, कुछ भाग को अवशोषित कर लेते हैं तथा तुरंत उसका उत्सर्जन कर देते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? जब प्रकाश वायुमंडल में होकर गुजरता है तो धूल मिट्टी के कण उसके कुछ भाग को अवशोषित कर लेते हैं, तथा तुरंत ही उसका उत्सर्जन कर देते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और देखो प्रकीर्णन में क्या होता है
लिख देंगे लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जल्दी से नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सभी ने नोट कर लिया होगा। तो मैं साफ करता हूं। अगली हेडिंग बनाएंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विक्षेपित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विक्षेपित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण लिखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विक्षेपित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखो क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाएगी। इसी घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और देखो लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो इसे नोट करेंगे, लिखेंगे लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। अब इतना तो हमें पता चल गया कि वह अपने 7 रंगों में टूट जाती है या बट जाती है। लेकिन वो 7 रंग कौन कौन से हैं तो हम उन्हें लिख देते हैं विबग्योर से। किससे लिख देते हैं? विबग्योर। उन्हें हम विबग्योर से लिखते हैं। देखो आर से होता है रेड यानी लाल, ओ से होता है ऑरेंज यानी संतरी, वाई से होता है येलो, जी से होता है ग्रीन,
बी से होता है ब्लू, आई से होता है इंडिगो यानी जामुनी, और बी से होता है वॉयलेट यानी कि बैंगनी। हिंदी में लिख देता हूं, लाल, नारंगी, पीला, ये होता है हरा, ये होता है नीला, ये होता है जामुनी, और ये होता है बैंगनी। तो जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सबने नोट कर लिया होगा, तो मैं साफ करता हूं। तो अगली हेडिंग क्या है हमारी? अगली हेडिंग हम लिखेंगे आकाश का नीला दिखाई देना। यानी जो आसमान हमें नीला दिखाई देता है उसका कारण क्या है? तो देखो उसका कारण है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कण नीले रंग को अवशोषित कर लेते हैं और फिर उसका उत्सर्जन कर देते हैं। इसी वजह से हमें क्या होता है, आसमान नीला दिखाई देने लगता है। क्यों देता है नीला दिखाई? कि जब वायुमंडल से गुजरने वाली, जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो उसमें उपस्थित धूल मिट्टी के कण, यानी वायुमंडल में धूल मिट्टी के कण होते हैं, तो वह कण नीले रंग को अवशोषित कर लेते हैं और फिर कर देते हैं उसका उत्सर्जन। जैसे ही वह उसका उत्सर्जन करते हैं हमें आसमान नीला दिखाई देने लगता है। तो हेडिंग बनाएंगे प्रकाश का नीला दिखाई, आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना। जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कण नीले रंग को अवशोषित कर लेते हैं तथा तुरंत उसका उत्सर्जन कर देते हैं। जिससे हमें आसमान नीला दिखाई देने लगता है। मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा कि आसमान नीला दिखाई क्यों देता है। क्यों देता है? क्योंकि जब कोई प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कण नीले रंग को ऑब्जर्व कर लेंगे। जब नीले रंग को वो पकड़ के फिर उसका उत्सर्जन कर देंगे तो क्या होगा, नीला रंग पूरे आसमान में फैल जाएगा। और जैसे ही नीला रंग आसमान में फैल जाएगा, आसमान हमें नीला दिखाई देने लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी जो छोटे बहन भाई मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। यहाँ से आगे आपकी क्लास कल कंटिन्यू होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे छोटे बहन भाई हमारे द्वारा पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को बताएं, उनसे कहें कि यहाँ से पढ़ें, आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा, फुल कोर्स करा के दिया जाएगा।
और मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आप जितना अच्छा हमारे प्रति सोचेंगे यानी कमेंट करेंगे, हम उतना हमें पता चलेगा कि हम ये कमियां कर रहे हैं, यहाँ तक हम बच्चों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो हम फिर उस पर और कोशिश करके आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।